तो 1626 में महाबत खान ने विद्रोह किया था, याद रख लेना, महाबत खान, सॉरी महावत खान, लिख लेना कहीं किनारे पे। बाद में शाहजहां से मिल गया था, यानी खुर्रम लिखें या शाहजहां लिखें, याद रखेंगे छोटी सी बात को, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। महारुनिसा का चैप्टर क्लोज हो गया। 1626 1627 तक वो गद्दी पर ही रहा, 1627 उसका अंतिम अंतिम समय है। अब अंतिम समय में मैंने एक कहानी कल आपको बताई थी कि महाराणा प्रताप जी की डेथ कब हुई थी, बताओ एक बार। तो आप कहेंगे 1597 में। और महाराणा प्रताप जी की डेथ के बाद में गद्दी पे कौन बैठे थे? अमर सिंह बैठे थे। अमर सिंह, मैंने कहा था कि उन्होंने वापस उन्हीं क्षेत्रों को पाया और उन्होंने भी संघर्ष किया। तो जहांगीर और मेवाड़ का संघर्ष इस समय भी था, जहांगीर के शासनकाल में संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए जहांगीर ने भी अपॉइंट किया था किसको? खुर्रम को, जो उसका पुत्र खुर्रम, परवेज को भी भेजा था उसने उधर कि भाई जा करके तुम मेवाड़ पे कंट्रोल करो। और मतलब बहुत बार युद्ध हुए, कभी तो ऐसा हो कि परवेज कामयाब हो जाए, कभी ऐसा हो कि अमर सिंह अपने क्षेत्र को वापस पाले। तो जब से गद्दी पे बैठा तब से ये प्रयास चलते रहे निरंतर। और इन प्रयासों के अंततः कहते हैं कि बहुत सारे सरदारों के कहने से 1615 में एक संधि हुई। तो कभी भी पूछे मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि कब हुई थी, तो 1615 में। क्या बोलेंगे? मुगल और मेवाड़ संधि, मुगल और मेवाड़ संधि। ये मैं आपको इस समय पे बता रहा हूँ कि ये विद्रोह हो गया तो और क्या स्थितियां चल रही थी, अहमदनगर के बारे में भी जिक्र करेंगे। मेवाड़ संधि ये 1615 में हुई, लेकिन ये गौरवपूर्ण संधि है, बहुत गौरवपूर्ण संधि, क्योंकि यहाँ पे अमर सिंह जी ने ये कहा कि एक तो हम मुगलों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे, पहली चीज, गौर करना थोड़ा, क्या करेंगे? मुगलों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने, जहांगीर ने ये सोचा था कि ये आकर के आपका आगरा दरबार में आएंगे, आपका अमर सिंह। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरा पुत्र आ जाएगा कर्ण, लेकिन मेरे पुत्र कर्ण को सम्मान दिया जाएगा। तो जहांगीर ने अपने दाईं तरफ बिठाया, दाहिनी तरफ का सिंहासन दिया, यानी जब कभी भी सभा होगी और करण सिंह जो अमर सिंह के पुत्र वो आएंगे तो दाहिनी तरफ बैठेंगे। थर्ड वन, जो चित्तौड़, जिसके लिए इतने समय से संघर्ष चल रहा था, वो चित्तौड़ वापस सौंप दिया गया अमर सिंह जी कि भाई साहब आपकी ये जो आपका क्षेत्र है ये आपको दिया जाता है। तो मुगलों ने किसी और को इतना सम्मान नहीं दिया, या पूरे अगर हम कहें तो उससे ज्यादा सम्मान किसी को नहीं दिया गया। इतनी सम्मानजनक संधि ये रही। ये वापस क्षेत्र दिया गया सारा सम्मानपूर्ण, और चित्तौड़गढ़ का किला दिया गया। हाँ, एक छोटी चीज और कही गई कि चित्तौड़गढ़ के किले को सुदृढ़ नहीं करोगे आप, यानी ऐसा नहीं होगा कल को मजबूत करके वापस फिर हम पे युद्ध कर दो। हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और उस दोस्ती के हाथ में हम तुमको ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। अब जब ज्यादा सम्मान मिल रहा है और कोई नुकसान भी नहीं है तो ठीक है। तो इस तरह से वो संधि आपका हस्ताक्षरित हुई थी 1615 में। एक इसके समय पे आपका अहमदनगर, थोड़े समय बाद अहमदनगर से संधि हुई, अहमदनगर से संधि, अहमदनगर से संधि वो हुई कब? आपका 1617 में, 1617 में। ये बातें आपको याद रखनी, ठीक है। अब आते हैं जहांगीर पर। अन्य चीजें क्या है? जहांगीर एक कहते हैं न्यायप्रिय शासक था। मैंने कहा था ना छोटी चीजों के लिए कट। इन आगरा किस चीज की बनी हुई थी? सोने की बनी हुई थी, 60 घंटियां थी इसमें, याद रख लेना। जहांगीर ने ही अंग्रेजों को उसने व्यापार के अधिकार दिए। अब क्या उसने व्यापार के अधिकार यूं ही दे दिए? तो व्यापार के अधिकार कोई मांगने आया होगा, क्या कारण रहे उसके? बहुत बढ़िया, सन 1600 में हुई। तो एक कॉमन सी बात है, आपको पता होना चाहिए 1600 में कौन है बादशाह, 1600 में कौन था? तो अकबर था। तो कभी भी पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, हालांकि मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्यों आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या उसका विजन इंडिया ही था या कुछ और था, कैसे फिर उन्होंने भारत में शासन किया, उस समय भारत की व्यवस्थाएं क्या रहीं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इसके समय पे आया, लिखना, नोट करना, जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज, जहांगीर के एंड टाइम ऑफ जहांगीर, जहांगीर। तो तीन मतलब बहुत पहले से अंग्रेज व्यापार करना चाह रहे थे। उसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से जानेंगे उस बात को उस समय पर।
अभी आपके जानने की बात यह है कि अंग्रेज जो लालायित थे, क्योंकि आपका जो वर्ष कहा जाता है 1577 में, एक आपका जो फ्रांसीसी अ, एक व्यापारी ने जब अंग्रेजों से सौदा किया आपका लौंग और जायफल का, अब वो प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता था, वो मीट वगैरह को या बहुत सारी चीज़ों को सुरक्षित रखते थे, तो उनको अपनी यात्रा से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अब चूंकि व्यापारी तो आप जानते हैं 1498 में 20 मई को, दो डेट कही जाती है आपका वास्को डी गामा के आने की, 17 मई और 20 मई, दोनों पे कॉन्ट्राडिक्शन है, कहीं 17 मई मिलेगा, कहीं 20 मई आपको मिलेगा। तो वो 1498 में आया, और उसके बाद में आपका वेस्ट से बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो इंडिया आने लगे थे। ये तो सब जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया आपको पॉलिटी में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो जब वो लोग आने लगे भारत, तो व्यापार की प्रतिस्पर्धा हो गई सब लोगों में, यानी कि कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन हो गया तो अंग्रेजों को भी ये लगता था कि भाई हमको भी इसमें शामिल होना चाहिए, हमको भी पूर्व के देशों में व्यापार करना चाहिए। ठीक है, जो स्पाइस आइलैंड है उस पर आपका उनका भी सपना था कि भाई हमारा ट्रेड वहाँ से हो। तो जब वो भारत आए तो उसमें सबसे प्रमुख रहे, पहले के तो उनके अभियान सारे असफल रहे, सबसे प्रमुख रहा जो उन्होंने 3 जहाज भेजे, 3 जहाज इस समय पर। वो 3 जहाज थे अंग्रेजों के, एक तो रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, एक जहाज था उनका कॉन्सेंट, और एक जहाज था उनका तीसरा आपका, तीसरे जहाज का नाम था हेक्टर। इसी हेक्टर जहाज पर, इसी हेक्टर जहाज पर सवार था आपका कौन, हॉकिंस। इसका कैप्टन है वो हेक्टर का। तो इसके समय पे जो पहला आया, आगे लिख सकते हैं ना, नंबर 1 पे आता है, उसका नाम है हॉकिंस। और किसकी तरफ से आया, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों की मोनोपोली दे दी, एकाधिकार दे दिया कि भाई ब्रिटेन की तरफ से अकेली ये कंपनी व्यापार करेगी भारत के साथ में, और कोई नहीं करेगी। तो उनको 1600 से लेकर के 1615 तक के अधिकार मिले थे शुरू में। अब वो क्या है आपका, चल दिया यहाँ से, हॉकिंस आया 3 जहाजों में, जो हेक्टर जहाज है उसके साथ में एक व्यक्ति और था लीडर, उसका नाम है किलिंग। इसके साथ में कौन था, हॉकिंस। पहले समझे इसको, हॉकिंस कब आया। तो हॉकिंस जो सबसे पहले पहुंचा सूरत, और सूरत पहुंचता है वो 24 अगस्त को, 24 अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा। सूरत कहां पर, गुजरात, गुजरात पहुंचा। ही अराइव्ड इन सूरत ऑन 24 ऑफ अगस्त 1608, और यानी कि 16 अप्रैल को, 16 ऑफ अप्रैल 1609 को, 09 को आगरा, आगरा पहुंचा, क्योंकि दरबार कहाँ लगता था, आगरा। दोनों शब्दों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे। पूछे सूरत कब या भारत कब आया तो आप कहेंगे 1608, लेकिन पूछे मुगल दरबार में कब आया, मुगल दरबार में कब आया वो, तो आप कहेंगे 1609। हम सब करें जी भैया, गलती नहीं करेंगे इस बात में, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। जब 1608 में आया तो इस समय पे पुर्तगाली जो है वो बड़े प्रभावशाली थे। मैंने कहा था पुर्तगालियों के अच्छे संबंध थे जहांगीर से, उन्होंने, पुर्तगालियों ने क्या किया था, जहांगीर से अपने बहुत सारे चर्च बनाने की परमिशन ले ली थी। वो पर आपका परमिशन लेके चर्च वर्च सब बनाते थे, मक्कारी भी कर दी थी इन्होंने। अब पुर्तगालियों को ये लगता था कि भाई हमारे पास तो जहाजी बेड़ा है, लेकिन आपका, मैंने कहा था ना, अकबर भी पश्चिम के देशों से व्यापार करना चाहता था, इसीलिए तो वो गुजरात पे कंट्रोल करके रखना चाहता था। तो उसने भी अपने बहुत सारे शाही जहाज बनाए, अकबर के समय से बनने लग गए, जहांगीर के समय पे आपका व्यापारिक जहाज थे। अब ये पुर्तगाली जो हैं बड़ा प्रभावशाली खुद को समझते थे। पहले मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको और फिर वापस लेके आएंगे। 1610, 1610 में तो ऐसा हुआ था कि पुर्तगालियों ने जहांगीर के ही जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जहांगीर शासक था, उसने कहा बेटा वहां तो नहीं लड़ सकते हम। तो उसने क्या किया, लाहौर में जितने भी, लाहौर उसका कब्जे वाला क्षेत्र, लाहौर में जितने भी गिरजाघर थे सब बंद करवा दिए। आगरा में जो गिरजाघर यानी कि जो चर्च खुले थे वो सब बंद करवा दिए उसने। जितने पुर्तगाली थे उसके क्षेत्र में सबको गिरफ्तार कर लिया, बोला कौड़े मारो इनको। पुर्तगालियों को पता चली आ रही है तो बड़ी गड़बड़ की बात हो गई, तो पुर्तगालियों ने माफी मांगी थी जहांगीर से आकर के, और फिर जहांगीर से प्रॉमिस किया था कि आप जो, हम जो है आपकी सेवा में रहेंगे, अभी खिलाफत नहीं करेंगे।
तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पुर्तगालियों और जहांगीर के बीच कॉन्ट्राडिक्शन बस 1610 में देखने को मिलता है। नहीं तो उनके जो चर्च खुले थे वो जहांगीर की परमिशन से ही खुले। यानी भारत में ईसाइयत तो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं और थोड़ा पीछे लेके चले, जो ईसाई मिशनरी भारत आने शुरू हुए, तो उन ईसाई मिशनरियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति अकबर के समय पे एक है रॉल्फ फिच। 1583 में इंडिया आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने। एक आया था 1579 में अकबर के टाइम पे, स्टीफन्स थॉमस। अकबर के समय पे आने वाले अंग्रेज हैं दोनों। पहले आए स्टीफन्स थॉमस 1579, कॉपी पे लिखिए। अकबर के समय, अकबर के टाइम पे आया था 1579 में, 1579 में स्टीफन्स थॉमस। पूछे अकबर के समय पे आने वाला पहला अंग्रेज। और फिर आया था इसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे 1583 में रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच, क्योंकि एक फिच और आएगा, इसको रॉल्फ फिंच भी कहते हैं। ये दोनों ईसाई मिशनरी थे, तो ईसाइयत का प्रचार प्रसार करने ही आए थे भारत में। कैसे ईसाई धर्म को, ऐसे ही तो हुआ। उन्होंने देखा कि भारत में गरीब लोग हैं, कुछ जो पिछड़े हैं, उनसे बोला यार तुम क्या हिंदू विंदू बन के रहते हो, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम्हारी मेडिसिन का हेल्प करेंगे, तुमको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देंगे, तुमको वेजेस देंगे, भत्ता देंगे, तुम ईसाई बन जाओ। तो इस तरह से ईसाइयत का प्रचार प्रसार भारत में होना शुरू हुआ। और प्लस में जहांगीर ने दे दी आपका चर्च को परमिशन कि भाई तुम भी चर्च ओपन कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी चर्च वर्च खोली सब। तो कहने का मतलब है इन यूरोपियन से अच्छे संबंध थे जहांगीर के। अब जब आपका ये हॉकिंस भारत में आया, तो हॉकिंस इस बात से परिचित था। अब हॉकिंस के पास में टारगेट एक ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसको टारगेट ये दिया गया था कि कैसे भी करके जहांगीर को अपने पक्ष में लेना है। तो इसके साथ और कौन कौन लोग आए थे याद रख लेना, दो लोगों के नाम और पूछे जाते हैं। एक है केलिंग, केलिंग नामक एक कमांडर था इसके साथ में, और एक था विलियम फिंच। विलियम फिंच, और यही वो व्यक्ति है विलियम फिंच जिसने अनारकली के बारे में लिखा। अनारकली के बारे में ना तो जहांगीर ने कहीं लिखा है तुझू के जहांगीरी में, ना अकबर के जितने भी रेफरेंस हैं उसमें कहीं अनारकली का वर्णन मिलता है। ये वो व्यक्ति है विलियम फिंच, रॉल्फ फिंच नहीं, वो अकबर के टाइम पे। विलियम फिंच कब आया भारत? 1608, 1608 से 11 रहा। इसने वर्णन दिया है अनारकली का। अनारकली कौन है जी? अनारकली का नाम है नादिरा बेगम। अनारकली सबने नाम सुना होगा। अब अनारकली जिसका नाम है नादिरा बेगम, इसके बारे में कहा जाता है इस पर बाप बेटे दोनों का दिल आ गया। अकबर को बहुत प्रिय थी, अकबर की वाइफ थी। मतलब पहले तो नाचने गाने वाली थी, बाद में अकबर ने शादी कर ली इससे, और फिर इसी पे जहांगीर का भी दिल आ गया, दोनों का दिल इस पे आ गया। तो इसीलिए कुछ लोग तो ये मानते हैं कि अकबर और जहांगीर के बीच के संबंध अच्छे ना होने का, कि वो बार बार इधर उधर चला जाता था, अकबर से बहुत अच्छे उसके संबंध नहीं, कहते अनारकली उसका कारण है। और फिर इसको अकबर ने जिंदा चिनवा दिया लाहौर में। लाहौर में फिर बाद में कहते हैं कि जहांगीर ने एक मकबरा भी बनवाया, लेकिन उसकी भी पुष्टि बहुत अच्छी तरह से नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं अनारकली एक भ्रांति कहानी है, या कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनके समय के इतिहासकारों ने इसको झुटलाया कि भाई बाप और बेटे को एक ही से प्रेम हो गया और दोनों के नाजायज संबंध थे उससे, तो अपनी जो गलत चीजें हैं उन पर पर्दा डालने के लिए इसको लिखा ही नहीं गया है कहीं। और भी कई लोगों ने विलियम फिंच का समर्थन किया है कि हाँ विलियम फिंच की जो बात है वो एकदम से सही है। तो ये लोग हॉकिंस के साथ में आए थे। अब इनका टारगेट तो था कि सूरत पहुंचे, तो सूरत में कंट्रोल किसका इस टाइम पे? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने एकदम से घेर लिया, बोला कहाँ जा रहे हो। अब हॉकिंस अपने साथ लेके आया था बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट लेके आया अपने साथ में। उसने बहुत सारे पुर्तगालियों को दे दिए, बोले भाई साहब बहुत जरूरी बात करनी है अकबर से। अरे अकबर, तू पागल वागल है क्या? अकबर को मरे हुए 3 साल हो गए हैं। तो यानी कि जब इनका जहाजी बेड़ा चला था तो वो अकबर से मुलाकात को चला था। उन्हें खबर भी नहीं थी, वहां ब्रिटेन में यह था कि अकबर उधर शासक है, मतलब ब्रिटेन को इस बारे में पता नहीं था कि अकबर मर चुका है।